दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने संरचना के आधार पर क्रिया के भेद और उनके नियमों को देखा। आज के वीडियो में हम काल के आधार पर क्रिया के भेद और क्रिया विशेषण और उनके भेदों को देखेंगे। तो देखते हैं। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं, जिसमें पहले है भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न का बोध होता है भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत सुंदर गीत गाया। तो इन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने का बोध हुआ है, तो यहाँ पर भूतकालिक क्रिया है। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। तो इन वाक्यों में क्रिया के होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया है। अगला भेद है भविष्यत कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। ऐसे ही अगला वाक्य है कि दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो इन वाक्यों में कार्य के आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर यह भविष्यकालिक क्रिया है। मित्रों, यहाँ पर हमने काल के आधार पर क्रिया के सिर्फ संक्षिप्त में देखा है। जब हम विकारक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्रिया को विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ संक्षिप्त में क्रिया के भेद बताए हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया। अभी हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे और विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में बात की। आज हम अविकारी शब्द के कितने भेद हैं उनको जानेंगे। तो पहले हम अविकारी शब्द को जानते हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ आ का अर्थ है नहीं और व्यय का अर्थ है खर्च या परिवर्तन, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे,
यहाँ पर ये आई की मात्रा है, तेज, कब, और ये अव्यय शब्द हैं और अव्यय शब्द को ही अविकारी कहते हैं। अब है अव्यय या अविकारी के भेद, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात के रूप में प्रयुक्त अव्यय। आज हम इन भेदों में से क्रिया विशेषण अव्यय और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे राम चलता है, वह जाता है। इन वाक्यों में राम तथा वह इन दो पदार्थों के विषय में चलता है तथा आता है, इन शब्दों से विधान किया गया है। अतः चलता है तथा आता है, ये दोनों शब्द क्रिया कहलाएंगे। आगे देखते हैं कि पदार्थ के विषय में विधान किए गए शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में क्रिया विशेषण कहते हैं। सामान्य शब्दों में जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वही क्रिया विशेषण है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, यह यहाँ पर ये यह नहीं है, वह प्रतिदिन आता है। तो इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे और प्रतिदिन पद क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः धीरे धीरे और प्रतिदिन ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिस अव्यय या अविकारी पद से क्रिया व्यापार की कोई विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखा कि क्रिया विशेषण की क्या है, या कोई अव्यय हो या फिर अविकारी पद हो जिनसे क्रिया की विशेषता बताई जाए, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे हैं कि क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं क्योंकि इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष आदि विकारकों के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, बाहर, भीतर, कल, परसों, अभी, प्रातःकाल, हमेशा, प्रतिदिन, बहुत, झटपट इत्यादि पदों में विकार नहीं हो सकता है। तो अव्यय या अविकारी शब्द होती हैं, उन्हें में किसी भी पद के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। अब हम क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, जिसमें पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतवाचक विशेषण है। अब इन विशेषणों को हम क्रम से देखते हैं, जिसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के काल या समय से संबंध विशेषता का बोध हो या क्रिया के घटित होने का समय, उसे कालबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेष में देखना है
कि कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कब जोड़कर प्रश्न करना चाहिए। यदि हमें समय का पता करना है या काल का, तो वाक्य में क्रिया के साथ हम कब जोड़ के प्रश्न करेंगे। जैसे राम अभी आया है, तो हमने प्रश्न किया कब आया है, तो उत्तर मिला अभी। दूसरा वाक्य है कि वह दिन भर लिखता रहता है, प्रश्न किया हमने कब लिखता रहता है, तो दिन भर। तीसरा वाक्य है वह कल आएगा, कब आएगा, कल आएगा। इन तीनों वाक्यों में अभी, दिन भर और कल, इन तीनों अव्ययों का प्रकाशन कब से हुआ है, अतः ये तीनों कालबोधक क्रिया विशेषण हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषणों से क्रिया के काल से संबंधित 3 प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है। इस आधार पर कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 उपभेद किए गए हैं। अब जिसमें पहला है काल या समय बोधक, आज, कल, परसों, तरसों, नरसों, अब, जब, साथ। ये पद गलत है। अभी, कभी, फिर, तुरंत, जल्दी, शाम, सवेरे, पहले, पीछे, आखिर, सुबह, दोपहर, सायं, प्रातः, काल, तो इत्यादि ये पद हैं। ये पद काल या समय का बोध कराते हैं। दूसरा उपभेद है अवधि बोधक, जिसमें हमेशा, सदैव, नित्य, लगातार, दिन भर, आजकल, निरंतर, कभी कभी, ये भी पद गलत है। रात भर, कभी न कभी, कब का, इत्यादि पद हैं जो अवधि बोधक या अवधि का बोध कराते हैं। तीसरा उपभेद है पौन या पुण्यवाचक, या इसका दूसरा नाम भी है बारंबारता बोधक, जैसे प्रतिदिन, बहुधा, अधिकतर, बार बार, पुनः पुनः, घड़ी घड़ी, कई बार, हर बार। मित्रों, यहाँ पर जो पुनः है, एक बार पुनः है और दूसरा पद है पुनः पुनः, तो इसको ध्यान में रखना। तो इस तरह से हमने क्रिया विशेषण के 3 उपभेदों को देखा। तो जे यहाँ पर उपभेद होंगे तो वहां पर काल या समय बोधक क्रिया विशेषण होगा। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के संपन्न होने के स्थान का पता चले, अर्थात क्रिया किस स्थान पर घटित हुई है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नवदीप भीतर गया है, आप ऊपर मत जाओ, लड़के सामने बैठे थे, लड़कियां इधर बैठी थीं, छात्र चारों ओर बैठे थे, रमन आगे बैठा था, कुर्सी पास रखी थी, दोनों ओर मेज पड़ी थी, राधा वहां बैठी थी। तो इन वाक्यों में स्थान का बोध हो रहा है। आगे है कि क्रिया के साथ कहाँ रखकर प्रश्न करें और जो उत्तर मिले वहां स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा, लेकिन उत्तर में संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए। अगर संज्ञा शब्द आया तो फिर वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय
नहीं होगा। जैसे कि वहाँ पर वह है, यहाँ पर ये मात्रा नहीं है, ये वह है, रेश्यो है। वह बाहर खेल रहा है। हमने कहाँ जोड़कर प्रश्न किया, कहाँ खेल रहा है, तो उत्तर मिला बाहर। ऐसे ही वह वहाँ रहता है। क्रिया के साथ हमने कहाँ जोड़ा और प्रश्न किया कहाँ रहता है, तो उत्तर मिला वहाँ। अतः बाहर तथा वहाँ ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान से संबंधित 3 प्रकार की विशेषताओं का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण स्थानवाचक या क्रिया विशेषण के भी 3 उपभेद हैं, जिसमें पहला है स्थिति बोधक। इसमें यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, बाहर, भीतर, सामने या समक्ष, पास, निकट, समीप, सर्वत्र, अत्र, तत्र, अन्यत्र इत्यादि पद हैं जो स्थिति का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अब इसका अगला उपभेद है दिशाबोधक। इसमें इधर, उधर, किधर, जिधर, ये यहाँ पे धा बना है, दूर, परे, अलग, दाएं, बाएं, आर पार, इस तरफ, उस जगह, चारों ओर, दोनों ओर, इस ओर, उस ओर, किस ओर, जिस ओर। तो ऐसे पद आएंगे तो वहाँ पर दिशा का बोध होगा, और यह भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक भेद है। तीसरा है विस्तार बोधक। इसमें यहाँ से वहाँ तक, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक इत्यादि पद हैं जो विस्तार है इनमें, और ये विस्तार बोधक पद कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने स्थान बोधक क्रिया विशेषण के उपभेद देखे, जिसमें हमें स्थिति बोधक, दिशा बोधक और विस्तार बोधक, इनको ध्यान में रखना है। अब क्रिया विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या नाप तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कितना, कितनी रखकर प्रश्न करना चाहिए, और उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह परिमाणवाचक, यहाँ पर ये चाहे क्रिया विशेषण होगा। जैसे उतना ही खाओ जितना पचा सको। प्रश्न किया कितना खाओ, तो यहाँ पर उत्तर मिला उतना या जितना। अगला वाक्य है वह थोड़ा बोलता है। हमने क्रिया से कितना लगाकर प्रश्न किया, कितना बोलता है, तो उत्तर मिला थोड़ा। ऐसे ही मिठाई बहुत है। प्रश्न किया कितनी है, तो बहुत। तो यहाँ पर बहुत, थोड़ा, उतना या जितना ये पद आ रहे हैं, ये क्रिया के परिमाण का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों के 5 उपभेद हैं, जिसमें पहला है अधिकता बोधक,
इसमें बहुत, अधिक, भारी, खूब, पूर्णतः, बिल्कुल, बड़ा, अतिशय, अत्यंत, सर्वथा, बहुतायत, निरा, पूर्णतया इत्यादि पद हैं। तो इन सभी पदों से बोध हो रहा है अधिकता का। तो यहाँ पर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है न्यूनता बोधक। इसमें कुछ, लगभग, थोड़ा, जरा, प्राय, किंचित, तनिक, स्वल्प, कम इत्यादि पद आते हैं। तीसरा पर्याप्त बोधक। इसमें केवल, बस, काफी, चाहे, बराबर, यथेष्ट, इत, ठीक, अस्तु, सिर्फ इत्यादि पद हैं जिनसे पर्याप्तता का बोध होता है। चौथा है तुलनावाचक, जिसमें अधिक, कम, इतना, जितना, उतना, बढ़कर इत्यादि। और पांचवा है श्रेणीवाचक। इसमें थोड़ा थोड़ा, क्रम या क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल, एक एक करके, यथाक्रम। तो ये पांचवा है जिनसे श्रेणीवाचक का बोध होता है। तो इस तरह से हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 उपभेदों को देखा। अब हम अगला भेद देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है ढंग, तरीका या विधि। ऐसे अव्यय पद जो क्रिया के होने की रीति, ढंग, विधि या तरीका बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कैसे, किस प्रकार, किस तरह या कैसे, कैसा, कैसी रखकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे लड़कियां शांति से बैठी हैं, तो हमने कैसी लगाकर क्रिया से प्रश्न किया कि कैसी बैठी हैं, तो उत्तर मिला शांति से। तो इसमें जो शांति से है ये इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य है मैं उसे भली भांति जानता हूं। तो इसमें हमने किस प्रकार जानता हूं प्रश्न किया, तो उत्तर मिला भली भांति। ऐसे ही अगला वाक्य है कि सर्प रेंग कर चलता है। हमने चलना क्रिया के साथ कैसे जोड़कर प्रश्न किया, तो उत्तर मिला रेंग कर। अतः स्पष्ट है कि शांति से, भली भांति, रेंग कर आदि शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। आगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण को 10 उपभेदों में बांटा गया है। पहला है प्रकारबोधक। इसमें ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, तैसे, मानो, यथा, तथा, धीरे धीरे, तेज तेज, हौले हौले, अचानक, सहसा, अनायास, स्वयं, स्वतः, आप ही, एक साथ, एक, धड़ाधड़, फटाफट, ध्यानपूर्वक, यथाशक्ति,
हंसकर, रीत्यनुसार, यों ही, यथा, तथा आदि। तो इन पदों को ध्यान में रखना है। इन पदों से हमें प्रकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। दूसरा है निश्चय बोधक। इसमें निश्चित, निश्चित ये दो बार आ गया है, एक ही बार है निश्चित, ये गलत है। निश्चित, निसंदेह, निश्चित रूप से, बेशक, ये गलत है, दोबारा फिर टाइप हो गया है। यथार्थ, यथार्थ में, विशेषत, सही में। तो इत्यादि पद हैं, ये निश्चय बोधक है। तीसरा है अनिश्चय बोधक। इसमें कदाचित, शायद, संभवतः, संभावना, यथासंभव इत्यादि पद आते हैं। इनसे अनिश्चय बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। चौथा है स्वीकृति बोधक। हाँ, जी, जी हाँ, ठीक, सच इत्यादि। पांचवा हेतु या कारण बोधक। इसमें क्यों, क्योंकि, किस लिए, काहे को, अतः, अतएव इत्यादि पद आते हैं। तो इन पदों से हमें हेतु या कारक बोधक का बोध होता है। छठवा है निषेध बोधक। तो ये तो आप जानते हैं, जिन पदों से हमें न, नहीं, मत इत्यादि से हमें वाक्य में बोध हो, तो वहाँ पर निषेध बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण पद होगा। सातवां है अवधारणा बोधक। तो ही, भी, भर, तक, मात्र, सा इत्यादि पद हैं, जिनसे अवधारणा बोधक का बोध होता है। आठवां है अनुकरण बोधक। घटाघट, घट, धड़ाधड़, फटाफट, चटाचट, तड़ातड़, खटाखट, सटासट, ये टा है इत्यादि पद हैं, जिनसे अनुकरण का बोध हो रहा है। नौवां है आकस्मिकता बोधक। जैसे अचानक, सहसा, अकस्मात। इन पदों से ही बोध हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण पद है। और 10वां प्रश्न बोधक। क्यों, कैसे, किस प्रकार इत्यादि पद आए, तो इनसे हमें प्रश्न बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। तो इस तरह से हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं और उनके जो नियम हैं और कौन से पद आते हैं, उनके उपभेद हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।